हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज हम चरक संहिता का सूत्र स्थान 8वां अध्याय जो कि है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करता हूं तो इस चैप्टर से आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। अगर मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप एक टॉपिक पढ़ोगे इंद्रिय पंच पंचक। इंद्रिय पंच पंचक ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि अगर मान लो इंद्रिय उपक्रमणीय से क्वेश्चन आता है तो 80% चांसेस ये है कि पंच पंचक से पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक और टॉपिक है जो कि सदवृत्त। तो कभी कभी सदवृत्त से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कि 20% चांसेस ये है कि डायरेक्ट सदवृत्त से क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर में ये दो टॉपिक, एक तो आपका पंचपंचक और दूसरा क्या हो जाएगा सदवृत्त। ये दो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। तो यहाँ पर ये जो आपको इंद्रिय उपक्रमणीय शब्द दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो अगर हम इस इंद्रिय उपक्रमणीय शब्द की बात करें तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंद्रिय, है ना। एक तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इंद्रिय, ठीक है। और दूसरा शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उपक्रमणीय, ठीक है। इंद्रिय आप सभी जानते हैं, ज्ञान के साधन को क्या कहा गया है, इंद्रिय कहा गया है। जैसे कि बात करते हैं चक्षुर इंद्रिय, इसे हमें क्या होता है, देखने का ज्ञान होता है। कर्ण इंद्रिय, इसे हमें क्या होता है, सुनने का ज्ञान होता है। त्वक इंद्रिय, इसे हमें क्या होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है। रसन इंद्रिय, इसे हमें क्या होता है, टेस्ट का ज्ञान होता है। घ्राण इंद्रिय, इसे हमें क्या होता है, सूंघने का ज्ञान होता है, ठीक है। तो इस तरह से इंद्रिय का तात्पर्य जो मैंने अभी आपको बताई इन 5 इंद्रियों से लिया गया है, ठीक है। वह अगर हम उपक्रमणीय की बात करें तो उपक्रमणीय का मतलब क्या होता है, उपक्रमणीय का मतलब होता है आरंभ करना। उपक्रमणीय का मतलब क्या होता है, उपक्रमणीय का मतलब होता है आरंभ करना, ठीक है। तो इंद्रिय उपक्रमणीय इसको अगर हम एक साथ देखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जिस अध्याय में क्या किया गया है, जिस अध्याय में इंद्रियों के प्रयोग और इनके नियंत्रण, है ना, और उनके नियंत्रण पर विचार किया गया है, उस अध्याय को हम क्या कहते हैं, इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय कहते हैं। यानी कि ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा फोकस किस पर है, इंद्रियों पर है। यानी कि इस चैप्टर में हम डिटेल में इंद्रियों के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर से आपको एक और उद्देश्य मिलता है, और वो उद्देश्य ये है कि अगर मान लो आपकी इंद्रियां सही प्रकार से कार्य नहीं करती है ना, तो इससे सिर्फ हमारा ज्ञान ही बाधित नहीं होता है, बल्कि ये हमें मृत्यु के लक्षण की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो इससे हमको एक ये संकेत भी मिलता है, यानी कि अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इन इंद्रियों को स्वस्थ रखना है। अगर आपकी इंद्रियां स्वस्थ रहेगी तो आप हमेशा कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। अगर ये इंद्रियां अच्छे प्रकार से कार्य नहीं करती है तो इससे आपका सिर्फ ज्ञान ही बाधित नहीं होगा, बल्कि ये हमें मृत्यु की लक्षण की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो आपको अगर हमेशा स्वस्थ रहना है तो आपको इंद्रियों के बारे में पता होना चाहिए। इंद्रियों को आप स्वस्थ कैसे रख सकते हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंद्रियों का आप नियंत्रण कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसलिए हम इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय को पढ़ते हैं ताकि हमें इंद्रियों के बारे में डिटेल में नॉलेज आए, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। ठीक, चलिए अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस चैप्टर में पंचक टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज का हमारा जो पूरा लेक्चर है वो किस पर फोकस रहेगा, आज का हमारा पंचक पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर ये जो शब्द दिखाई दे रहा है पंचक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 का 5 समूह। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5
5 का 5 5 समूह, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पंच पंचक कहते हैं। तो पंच पंचक क्या है, पंच पंचक क्या है, पंच पंचक ये क्या है, ये आयुर्वेद का एक मौलिक सिद्धांत है ना। पंच पंचक क्या है, पंच पंचक आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत है, जिसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, इस पंच पंचक के थ्रू, यानी कि इस सिद्धांत के थ्रू क्या किया गया है, इंद्रियों के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण विषय के बारे में यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या किया, इंद्रियों के अंतर्गत आने वाले जो विषय है उन सभी को क्या किया, उन सभी को 5 वर्गों में बांटा, है ना, उन सभी को क्या किया, उन सभी को 5 वर्गों में बांटा। और हर एक वर्ग में क्या है, हर एक वर्ग में 5-5 घटक है या 5-5 तत्व है। तो इस प्रकार से पंच पंचक में कुल तत्व कितने हैं, 25 तत्व है। और इन 25 तत्व से इंद्रियों के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण विषय के बारे में यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर वो 5 वर्ग क्या क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसके लिए आप यहाँ पर श्लोक को देखिए, है ना, श्लोक में क्या बोला गया है, तो यहाँ पर क्या बोला, यह खलु पंच इंद्रियाणी, यानी कि इंद्रिया कितनी होती है, 5 होती है। पंच इंद्रिय द्रव्याणी, इन इंद्रियों के 5 क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं। ठीक है, पंच इंद्रिय अधिष्ठान नानी, यानी कि इन इंद्रियों के 5 अधिष्ठान होते हैं। ठीक है, पंच इंद्रियार्थ, यानी कि इन इंद्रियों के 5 अर्थ होते हैं, यानी कि इन इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। ठीक है, और पंच इंद्रिय बुद्धि, और इन इंद्रियों के 5 क्या होते हैं, बुद्धि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चौथा हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया, पंच पंचक में इंद्रियों के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण विषयों को क्या किया, 5 वर्गों में डिवाइड किया। और हर एक वर्ग में क्या है, हर एक वर्ग में 5-5 घटक है, यानी कि 5 क्या होती है, इंद्रिया होती है, 5 इंद्रियों के द्रव्य होते हैं, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान है, 5 इंद्रियों के अर्थ है, और 5 इंद्रियों की बुद्धि है। तो इस प्रकार से कुल तत्व कितने हो गए, 25 तत्व हो गए। और इन 25 तत्वों से क्या किया गया है, इंद्रियों के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण विषयों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, जहाँ पर 5 इंद्रिया कौन कौन सी है, 5 इंद्रियों के द्रव्य कौन से हैं, 5 अधिष्ठान कौन से हैं, 5 इंद्रियों के अर्थ कौन से हैं, 5 इंद्रियों की बुद्धि कौन कौन सी है, जिसको यहाँ पर डिटेल में आगे एक श्लोक दिया गया है, उसके थ्रू यहाँ पर बताया है, तो आगे हम उसे देखेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हमने क्या देखा, पंच पंचक का मतलब क्या होता है, 5-5 के 5 समूह को क्या बोला गया है, पंच पंचक बोला गया है। तो इस पंच पंचक सिद्धांत के थ्रू क्या किया गया, इंद्रियों के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण विषयों को 5 वर्गों में डिवाइड किया, और हर एक वर्ग में क्या है, 5-5 घटक है। इस प्रकार से इंद्रियों के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण विषयों को 25 तत्वों से यहाँ पर समझा दिया गया है। वो 5 वर्ग कौन कौन से, तो 5 इंद्रिया होती है, 5 द्रव्य होते हैं, इन इंद्रियों के 5 अधिष्ठान होते हैं, है ना, इन इंद्रियों के 5 अर्थ है, और 5 बुद्धि है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, कौन कौन सी इंद्रिया है, कौन कौन से द्रव्य है, कौन कौन से अधिष्ठान है, कौन कौन सी इंद्रियों के अर्थ है, कौन कौन सी इंद्रियों की बुद्धि है, तो उसे हम आगे खोलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर मन संबंधी विचार, यानी कि आगे यहाँ पर मन के बारे में बताया है। ठीक है, तो मन के बारे में बताते हुए यहाँ पर क्या बोला, अति इंद्रियम पुनर्मनः सत्व संज्ञकम चेतः इत्याहुरके। यहाँ पर ये बोला कि ये जो मन है, ये क्या है, अति इंद्रिय है, यानी कि मन को यहाँ पर क्या बोला गया है, मन को यहाँ पर अति इंद्रिय बताया है। क्या बताया है, मन को अति इंद्रिय। अति इंद्रिय क्यों बताया, अति इंद्रिय क्यों बताया, क्योंकि ये जो मन है ना, क्योंकि ये जो मन है ये क्या है, इंद्रियों से अलग है ना, ये क्या है, नंबर एक ये क्या है, इंद्रियों से अलग है ना, ये मन जो है वो क्या है, इंद्रियों से अलग है ना, और इंद्रियों के द्वारा इस मन को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। साथ में ये इंद्रियों से ऊपर है ना, साथ में ये क्या है, इंद्रियों से बढ़कर है, इंद्रियों से ऊपर है या इंद्रियों से बढ़कर है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मन जो है वो क्या है, इंद्रियों से बढ़कर है ना। ऐसा क्यों बोला, इंद्रियों से बढ़कर है या इंद्रियों से ऊपर है, ऐसा क्यों बोला, तो देखिए क्या होता है
जब भी कोई इंद्रिय, हाँ, जब भी कोई इंद्रिय क्या करती है, इंद्रियों के अर्थ के साथ संयोग करती है ना, इंद्रियों के, जब भी कोई इंद्रिय क्या होता है, इंद्रियों के अर्थ के साथ संयोग करती है, तो ये इंद्रिय के अर्थ को कब ग्रहण करेगी, जब इस इंद्रिय का संयोग किसके साथ होगा, मन के साथ होगा। अगर इस इंद्रिय का, है ना, अगर इस इंद्रिय का संयोग मन के साथ नहीं होता है तो ये इंद्रिय के अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो मन है वो क्या है, इंद्रियों से बढ़कर है, ये क्या है, इंद्रियों से अलग है। यह मन क्या है, यह मन क्या है, इंद्रियों के द्वारा नियंत्रण नहीं कर सकते इस मन को, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसे अति इंद्रिय कहा गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर मन के पर्याय बताते हुए ये बोला कि मन को सत्व भी कहा गया है और मन को चेतः भी कहा गया है। चेतः का मतलब क्या होता है, चेतना, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे यहाँ पर मन के पर्याय बताए, ठीक। आगे यहाँ पर क्या बोला, तदर्थ आत्म संपदायत चेष्टम, है ना। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो मन है आत्मा की शक्ति से युक्त होता है, आत्मा की शक्ति से युक्त होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि मन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, मन को ऊर्जा आत्मा से मिलती है, ठीक है। और आगे यहाँ पर क्या बोला, आगे यहाँ बोला चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यही जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यानी कि जब भी कोई इंद्रिय क्या करती है, अपने अर्थ के साथ संयोग करती है, तो उस अर्थ को ग्रहण कब कर पाएगी, जब इस इंद्रिय का संयोग किसके साथ होगा, मन के साथ होगा। अगर इस इंद्रिय का संयोग मन के साथ नहीं होता है तो ये इंद्रिय अपने अर्थ को ग्रहण करने में सफल नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर यह बोला गया है कि ये जो इंद्रियों की चेष्टा है वो किसके अधीन होती है, मन के अधीन होती है। जब तक इस इंद्रिय का संयोग मन के साथ होगा तब जाके ये अपना कार्य करेगी, अगर इंद्रिय का संयोग मन के साथ नहीं होगा तो अपनी चेष्टा करने में ये असफल रहेगी, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए हिंदी में देखिए यहाँ पर मन को अति इंद्रिय कहा गया है, इसी को सत्व भी कहा गया है और कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, चेतः भी बोलते हैं। अति इंद्रिय क्यों बोला, तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये मन जो है वो क्या है, इंद्रियों से अलग है, इंद्रियों से बढ़कर है, इसीलिए इस मन को क्या बोला गया है, अति इंद्रिय बोला गया है। आगे यहाँ पर क्या बोला, इस मन का व्यापार अपने सुख दुख आदि विषय और आत्मा की संपत्ति के अधीन है। यानी कि ये जो मन है ये किसके अधीन है, आत्मा के अधीन है। यानी कि मन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, आत्मा से मिलती है। आगे यहाँ पर क्या बोला, यह सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण है। यह सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का क्या है, प्रधान कारण, यानी कि मन जो है वो क्या है, इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण है। यानी कि ये जो इंद्रिया है ये अपने कार्य किसके अधीन करती है, मन के अधीन करती है। अगर इस इंद्रिय का संयोग मन के साथ नहीं होगा तो अपनी चेष्टा करने में ये असफल रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मन के बारे में बताया है, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर मन एक है अनेक नहीं है, इसके ऊपर यहाँ पर टिप्पणी की गई है। तो आप सभी जानते हैं मन के दो गुण होते हैं, है ना। आप सभी जानते हैं मन के दो गुण होते हैं, है ना। मन के दो गुण होते हैं, एक तो क्या होता है, मन क्या है, एक है ना। और दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण यह है कि मन क्या है, मन अणु है। अणु यानी कि मन कैसा है, मन सूक्ष्म है, ठीक है। मन क्या है, सूक्ष्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले श्लोक को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मन एक है अनेक नहीं है, तो इसके ऊपर यहाँ पर टिप्पणी की गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला गया है कि मन कैसा होता है, मन एक है अनेक नहीं है, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों की वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मन एक नहीं है अनेक है। तो वो कारण कौन कौन से, तो आप यहाँ पर श्लोक में देखिए, स्व अर्थ इंद्रियार्थ संकल्प व्यभिचरणाच अनेकम एकस्मिन् पुरुषे सत्वम। यानी कि कभी कभी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक पुरुष में ये जो मन है, ये जो सत्व है, कभी अपने अर्थों के साथ संयोग हो जाने के कारण, कभी इंद्रियों के अर्थ के साथ संयोग हो जाने के कारण, कभी संकल्प के साथ संयोग हो जाने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये मन एक नहीं है अनेक है। साथ में यहाँ पर एक और कारण बताया, कभी ये मन जो होता है रज गुण के साथ,
कभी ये मन जो होता है तम गुण के साथ, कभी ये मन जो होता है सत्व गुण के साथ। संयोग हो जाने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मन एक नहीं है, अनेक है ना। किन कारणों के कारण? तो कभी कभी ये मन जो होता है अपने विषयों के साथ, कभी इंद्रियों के अर्थ के साथ, और कभी संकल्प के साथ, है ना। कभी कभी ये मन जो होता है रजगुण के साथ, कभी कभी ये मन जो होता है तम गुण के साथ, कभी कभी ये मन जो होता है सत्व गुण के साथ। संयोग हो जाने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मन एक नहीं है, मन क्या है, अनेक है। आगे यहाँ पर क्या बोला, न च अनेकत्वम न एकम एक कालम अनेकेषु प्रवर्तते। तो आगे यहाँ पर क्या बोला, आगे यहाँ पर बोला कि एक काल में ये मन जो है अनेक विषयों के साथ प्रवृत्त नहीं हो सकता है ना। क्या बोला यहाँ पे, आगे यहाँ पर क्या बोला, न च अनेकत्वम न एकम एक कालम अनेकेषु प्रवर्तते। यानी कि एक काल में, है ना, एक काल में ये जो मन है ना, ये जो मन है वो अनेक विषयों के साथ प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है, आगे देखिए यहाँ पर, तस्मान न एक काल सर्व इंद्रिया प्रवर्तति। इसीलिए ये मन जो होता है एक काल में अनेक इंद्रियों के साथ प्रवृत्त नहीं होता है। ठीक है, इसको आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी आपकी चक्षुर इंद्रिय, है ना, आप आपकी चक्षुर इंद्रिय से इस लेक्चर को देख रहे हो, है ना, देखने का कार्य कर रहे हो। ठीक है, साथ में आपकी कर्ण इंद्रियों के द्वारा आप क्या कर रहे हो, इस लेक्चर को सुन रहे हो। ठीक है, और साथ में आप आपकी कर्म इंद्रियों के द्वारा, क्या कर रहे हो, कर्म इंद्रियों के द्वारा आपकी कॉपी में नोट्स को लिख भी रहे हो। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं देखने का, सुनने का और लिखने का कार्य एक साथ कर रहा हूं, लेकिन ये कार्य आप एक साथ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला कि ये मन जो होता है एक काल में अनेक इंद्रियों के साथ प्रवृत्त नहीं हो सकता है। क्या बोला? ये मन जो है वो एक काल में अनेक इंद्रियों के साथ प्रवृत्त नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखने का कार्य, सुनने का कार्य, लिखने का कार्य जो कर रहे हो, तो ये तीनों कार्य इतनी अल्प काल में हो रहा है कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मन है वो चक्षुर इंद्रिय के साथ, कर्ण इंद्रिय के साथ, कर्म इंद्रिय के साथ एक साथ संयोग कर रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि अभी हमने बोला एक काल में ये मन जो होता है सिर्फ एक इंद्रिय के साथ संयोग करता है, यानी कि एक काल में ये मन जो है अनेक इंद्रियों के साथ प्रवृत्त नहीं होता है। एक काल में ये मन जो है एक इंद्रिय के साथ ही संयोग करता है। क्योंकि देखने का, सुनने का, लिखने का, है ना, ये जो कार्य है इतनी अल्प काल में होता है कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये मन जो है चक्षुर इंद्रिय के साथ भी, कर्ण इंद्रिय के साथ भी, कर्म इंद्रिय के साथ भी एक साथ संयोग कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मन हो सकता है पहले चक्षुर इंद्रिय के साथ संयोग कर रहा है, जिस कारण आप क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो। फिर उसके बाद ये मन जो है कर्ण इंद्रिय के साथ संयोग कर रहा है, उससे आप क्या कर रहे हो, सुन पा रहे हो। फिर ये मन कर्म इंद्रिय के साथ संयोग करता है, उसके द्वारा आप क्या कर रहे हो, लिख पा रहे हो, है ना। और ये तीनों कार्य, यानी कि ये मन जो है चक्षुर के साथ, कर्ण इंद्रिय के साथ, कर्म इंद्रिय के साथ इतनी अल्प काल में संयोग कर रहा है, एक साथ नहीं कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, लेकिन इतनी अल्प काल में कर रहा है तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप ये कार्य एक साथ कर रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन क्या है, एक है। मन क्या है, अणु है। तो ये एक बार में सिर्फ एक इंद्रिय के साथ ही प्रवृत्त होगा, एक बार में अनेक इंद्रियों के साथ ये मन प्रवृत्त नहीं होता है। बस आपको ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ ये सब कार्य हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्प काल में हो रहा है। साथ में ये मन क्या है, सूक्ष्म है, बहुत ही अणु है, जिस कारण आपको ऐसा लगता है कि एक साथ ये मन क्या कर रहा है, इन तीन इंद्रियों के साथ संयोग कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन जो है एक काल में एक इंद्रिय के साथ ही प्रवृत्त होता है, अनेक इंद्रियों के साथ प्रवृत्त नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको आप एक और उदाहरण से समझिए। आप क्या करिए, आप कमल के 100 पत्ते लीजिए। ठीक है, कमल के 100 पत्ते लीजिए, उनको एक के ऊपर आप जमाइए, और फिर उन कमल के पत्तों के ऊपर से आप इस प्रकार से सुई को भेजिए। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि उस सुई ने
एक साथ 100 कमल के पत्तों को भेज दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये इतने अल्प काल में होता है और इनके बीच में इतनी कम दूरी होती है कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सुई ने एक साथ 100 कमल के पत्तों को भेज दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये मन जो है एक साथ अनेक इंद्रियों के साथ प्रवृत्त नहीं होता है ना, क्योंकि ये इतनी अल्प काल में होता है ना, इसलिए आपको ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ ऐसा हो गया। साथ में यहाँ पर ऊपर और उदाहरण दिया था और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि ऐसा हमें क्यों प्रतीत होता है, तो क्योंकि 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 ये मन जो है, क्योंकि ये मन जो है कभी इंद्रियों के अर्थ के साथ, है ना, कभी अपने विषयों के साथ, कभी संकल्प के साथ, कभी सत्व गुण के साथ, कभी रज गुण के साथ, कभी तम गुण के साथ संयोग करता है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मन अनेक है, लेकिन मन क्या है, एक है। और एक बार में ये मन जो है सिर्फ एक ही इंद्रिय के साथ क्या होता है, संयोग करता है ना, अनेक इंद्रियों के साथ संयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है, न च अनेकत्वम न एकम एक कालम अनेकेषु प्रवर्तते, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि एक काल में यह मन जो होता है अनेक विषयों के साथ प्रवृत्त नहीं करता है, इसीलिए एक काल में ये मन जो है वो क्या होता है, एक इंद्रिय के साथ ही प्रवृत्त होता है, यानी कि संयोग करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट ईयर में आपने लास्ट ईयर क्या, पदार्थ विज्ञान में आपने मन टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैंने वहां पर डिटेल में बताया था। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या बोला गया है, मन एक है और एक ही पुरुष में मन अनेक है। देखो मन जो हमको पता है मन क्या है, एक है, लेकिन एक ही पुरुष में मन अनेक है, ऐसा हमें क्या होता है, भ्रम होता है। क्यों होता है, क्योंकि कभी ये मन अपने विषयों के साथ, कभी ये मन इंद्रियों के अर्थ के साथ, कभी ये मन संकल्प के साथ संयोग करता है ना, कभी ये रज गुण के साथ, कभी तम गुण के साथ, कभी सत्व गुण के साथ संयोग करता है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मन क्या है, एक नहीं है, अनेक है, ऐसा हमें क्या होता है, भ्रम होता है। परंतु यह मन क्या है, एक ही है, और वह मन एक ही समय में अनेक विषयों में नहीं प्रवृत्त हो सकता है, अतएव एक ही समय में सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती है ना। यहाँ पर यह बोला गया है कि मन क्या है, मन एक ही है, वो हमें सिर्फ भ्रम होता है कि मन अनेक है। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये इंद्रियों के अर्थ के साथ, कभी अपने विषयों के साथ, कभी संकल्प के साथ, कभी सत्व रज और तम गुण के साथ क्या करता है, संयोग करता है। तो हमें ऐसा भ्रम होता है कि मन एक नहीं है, अनेक है ना। और एक काल में ये मन जो होता है सिर्फ एक ही इंद्रिय के साथ संयोग करता है ना। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। क्यों, क्योंकि मन क्या है, एक है ना। अब देखिए मन का गुण से संबंध है ना। देखिए अब यहाँ पर ये बोला गया है, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें ये बोला गया है कि जन्म से ही है ना, जन्म से ही कोई भी पुरुष है ना, जन्म से ही कोई भी पुरुष सात्विक, राजसिक या तामसिक नहीं होता है ना। ठीक है, जब ये पुरुष का क्या होता है, जन्म होता है, जन्म होने के बाद इस पुरुष का मन सबसे ज्यादा जिस गुण के साथ संयोग करता है, तो उस गुण के आधार पर ही उस पुरुष की क्या होती है, मानसिक प्रकृति हो जाती है। अगर इस पुरुष का मन सत्व गुण के साथ ज्यादा प्रभावित हुआ है तो सात्विक हो जाएगा। अगर ये मन रज गुण से ज्यादा प्रभावित हुआ है तो राजसिक हो जाएगा। अगर ये मन तम गुण के साथ प्रभावित होता है तामसिक हो जाएगा। लेकिन जन्म से ही कोई भी पुरुष सात्विक, राजसिक या तामसिक नहीं होता है। जन्म होने के बाद अब ये मन पर डिसाइड करता है कि ये सबसे ज्यादा किस गुण के साथ प्रभावित होगा। जिस भी गुण के साथ ये मन प्रभावित होगा तो उसके अनुसार ही क्या हो जाएगा, इस पुरुष की सात्विक, राजसिक या तामसिक प्रकृति होगी। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। इंद्रियों के अर्थ ग्रहण में मन का साहचर्य। यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर बताया वही चीज यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो इंद्रिया है इनका संयोग जब तक मन के साथ नहीं होगा, तो ये यानी कि ये जो इंद्रिया जो बताई गई है इसका संयोग जब तक मन के साथ नहीं होगा तब तक ये अपने इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करने में क्या रहेगी, असफल रहेगी। यानी कि अगर आपको क्या करना है, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करना है, तो आपको चाहिए कि ये इंद्रिया
क्या करे, मन के साथ संयोग करे। तब यहाँ पे देखिए, जब मन साथ साथ अग्रसर होकर प्रेरणा देता है तभी इंद्रिया अपने विषयों का ग्रहण करने में क्या होती है, समर्थ होती है। यानी कि एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो ये जो इंद्रिया है ना, ये जो इंद्रिया है ना, इंद्रियों का कार्य क्या होता है, इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करना है। इंद्रिया क्या करती है, इंद्रियों के इंद्रियों के अर्थ बोल दो या इंद्रियों के विषय को ग्रहण करती है, ठीक है। तो ये इंद्रियों का संयोग जब तक क्या होगा, मन के साथ नहीं होगा, है ना, तब तक ये इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएगी, है ना। अगर आप चाहते हैं कि इंद्रिय के अर्थ को ग्रहण करे तो आपको ये चाहिए कि इंद्रिया मन के साथ संयोग करे, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में आपने डिटेल में देखा होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ऊपर हमने पंचक में ये देखा था कि इंद्रियों के अंतर्गत आने वाले विषयों को 5 वर्गों में बांटा गया है ना, और हर एक वर्ग में क्या है, 5-5 घटक है, तो उसको यहाँ पर खोल दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं, पहला वर्ग में हमने क्या देखा था कि इंद्रिया कितनी होती है, 5 होती है। तो कौन कौन सी, श्रोत इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, है ना। दूसरे वर्ग में हमने ये देखा था कि इन इंद्रियों के कितने द्रव्य होते हैं, 5 द्रव्य होते हैं, 5 इंद्रिया होती है, इन इंद्रियों के 5 द्रव्य होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर श्रोत इंद्रिय का द्रव्य आकाश है ना, स्पर्श इंद्रिय का वायु है, चक्षु इंद्रिय का अग्नि है, रसन इंद्रिय का जल है और घ्राण इंद्रिय का पृथ्वी है, ठीक है। इन इंद्रियों के अधिष्ठान यानी कि हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है, तो श्रोत इंद्रिय कहाँ पर पाई जाती है, कर्ण में पाई जाती है, स्पर्श इंद्रिय त्वचा में पाई जाती है, चक्षु इंद्रिय नेत्र में पाई जाती है, रसन इंद्रिय जिह्वा में पाई जाती है, घ्राण इंद्रिय नासा में पाई जाती है यानी कि नासिका में पाई जाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर बोला इंद्रियों के अर्थ यानी कि इंद्रियों का विषय, ठीक है। तो श्रोत इंद्रिय का क्या है, शब्द, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श, चक्षु इंद्रिय का रूप, रसन इंद्रिय का रस और घ्राण इंद्रिय का गंध। वही अगर बात करते हैं इंद्रियों की बुद्धि, है ना, तो अगर हम श्रोत इंद्रिय की बात करते हैं तो इसका क्या होता है, नॉलेज ऑफ साउंड, यानी कि ये क्या करती है, श्रोत इंद्रिय जो होती है वो सुनने का कार्य करती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्पर्श इंद्रिय यानी कि नॉलेज ऑफ टच, यानी कि टच करने का कार्य इसका होता है, स्पर्शन बुद्धि होती है ना। चक्षु की बात करते हैं, चक्षु बुद्धि यानी कि देखने का, है ना। रसन इंद्रिय की बात करते हैं तो रसन बुद्धि यानी कि क्या होता है, टेस्ट का ज्ञान करती है ना। और घ्राण इंद्रिय की बात करते हैं तो घ्राण बुद्धि यानी कि सुनने का ज्ञान, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 इंद्रिया होती हैं, 5 इंद्रियों के द्रव्य होते हैं, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान होते हैं, 5 इंद्रियों के अर्थ होते हैं, 5 इंद्रियों की बुद्धि होती है। और इस प्रकार से इंद्रियों के अंतर्गत आने वाले विषय को 25 तत्वों के थ्रू बता दिया गया है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, पंचक कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, है ना। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं क्या करूंगा, बाकी के जो टॉपिक है उसको कवर कर दूंगा। इस तरह से हमारा ये जो इंद्रिय क्रमणीय अध्याय है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।